नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कुछ लघु कथाएं। दोस्तों, परसाई जी की ये लघु कथाएं मुझे हिंदी की प्रमुख वेबसाइट गद्य कोश में मिली और वहीं से मैं इन्हें पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस अंक में 4 लघु कथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं, बाकी की 4 अगले अंक में प्रस्तुत करूंगा। पहली लघु कथा का शीर्षक है रसोई घर और पाखाना। गरीब लड़का है, किसी तरह हाई स्कूल परीक्षा पास करके कॉलेज में पढ़ना चाहता है। माता पिता नहीं है, ब्राह्मण है। शहर में उसी के सजातीय सज्जन के यहां उसके रहने और खाने का प्रबंध हो गया। मैंने इस मामले में थोड़ी सी मदद कर दी थी, इसलिए लड़का अक्सर मुझसे मिला करता है। बड़ा ही सरल, सभ्य और सीधा लड़का है, साथ ही कुशाग्र बुद्धि भी। एक दिन मैंने पूछा, क्यों, तुम्हारा सब काम ठीक जम गया ना? कोई तकलीफ तो नहीं है उन सज्जन के यहां? वो तनिक मुस्कुराया, कहने लगा, तकलीफ तो नहीं है, पर वहां एक बात बड़ी विचित्र और मनोरंजक है। क्या बात है? मैंने पूछा। वो बोला, वैसे तो मैं उनके चौके में सबके साथ बैठकर खाना खाता हूं, पर घर में जो एक वृद्धा है वो मुझसे कहती है कि बाहर की टट्टी में पाखाना जाया करो। घर में बड़ी और प्रमुख टट्टी है जिसमें घर के लोग जाते हैं, एक और है जिसमें नौकर चाकर जाते हैं। मुझसे वे कहने लगी कि बाहर वालों के लिए ये बाहर वाली टट्टी है। मुझे चौके में तो प्रवेश मिल गया है, पर टट्टी में प्रवेश नहीं मिला। अगर तेरी झूठी प्रतिष्ठा भोजन में प्रदर्शित न हो पाएगी तो तू मलमूत्र में ही प्रदर्शित करके रहेगा। अगर मेरे रसोई घर में ऊंच नीच कोई नहीं रहेगा तो तू संडास में ऊंचा बनकर दूसरों को नीचा बनाएगा। शाबाश। दूसरी कहानी है अश्लील। शहर में ऐसा शोर था कि अश्लील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबारों में समाचार और नागरिकों के पत्र छपते कि सड़कों के किनारे खुलेआम अश्लील पुस्तकें बिक रही हैं। 10-12 उत्साही समाज सुधारक युवकों ने टोली बनाई और तय किया कि जहां भी मिलेगा हम ऐसे साहित्य को छीन लेंगे और उसकी सार्वजनिक होली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पर छापा मारकर 20-25 अश्लील पुस्तकें हाथों में की। हर एक के पास 2 या 3 किताबें थीं। मुखिया ने कहा, आज तो देर हो गई, कल शाम को अखबार में सूचना देकर परसों किसी सार्वजनिक स्थान में इन्हें जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकें मैं इकट्ठी अभी घर नहीं ले जा सकता, 20-25 हैं। पिताजी और चाचा जी हैं, देख लेंगे तो आफत हो जाएगी। ये 2-3 किताबें तुम लोग छिपाकर घर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले, पर किताबें कोई नहीं लाया था। मुखिया ने कहा, किताबें दो तो मैं इस बोरे में छिपा कर रख दूं, फिर कल जलाने की जगह बोरा ले चलेंगे। किताब कोई लाया नहीं था। एक ने कहा, कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो लें। दूसरे ने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं, किताबों को 2-3 दिन बाद जला देना, अब तो किताबें जब्त कर ही ली। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं बन सका। तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तय हुआ। तीसरे दिन भी कोई किताबें नहीं लाया। एक ने कहा, अरे यार, फादर के हाथ किताबें पड़ गई, वे पढ़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, अंकल पढ़ लें तब ले आऊंगा। तीसरे ने कहा, भाभी उठाकर ले गई, बोली कि 2-3 दिनों में पढ़कर वापस कर दूंगी। चौथे ने कहा, अरे पड़ोस की चाची मेरी गैरहाजिरी में उठा ले गई, पढ़ लें तो 2-3 दिन में जला देंगे। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गईं, वे अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं। यस्सा एक काफी अच्छे लेखक थे। वे राजधानी गए। एक समारोह में उनकी मुख्यमंत्री से भेंट हो गई। मुख्यमंत्री से उनका परिचय पहले से था। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, आप मजे में तो हैं, कोई कष्ट तो नहीं है? लेखक ने कह दिया, कष्ट बहुत मामूली है, मकान का कष्ट। अच्छा सा मकान मिल जाए तो कुछ ढंग से लिखना पढ़ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं चीफ सेक्रेटरी से कह देता हूं, मकान आपका अलॉट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कह दिया कि अमुक लेखक को मकान अलॉट कर दो।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर से कह दिया। कमिश्नर ने कहा। यस सर। कमिश्नर ने कलेक्टर से कहा, अमुक लेखक को मकान अलॉट कर दो। कलेक्टर ने कहा। यस सर। कलेक्टर ने रेंट कंट्रोलर से कह दिया। उसने कहा। यस सर। सब बाजाप्ता हुआ। पूरा प्रशासन मकान देने के काम में लग गया। साल डेढ़ साल बाद फिर मुख्यमंत्री से लेखक की भेंट हो गई। मुख्यमंत्री को याद आया कि इनका कोई काम होना था, मकान अलॉट होना था। उन्होंने पूछा, कहिए अब तो अच्छा सा मकान मिल गया होगा। लेखक ने कहा, नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, अरे मैंने तो दूसरे ही दिन कह दिया था। लेखक ने कहा, जी हां, ऊपर से नीचे तक यस सर हो गया। समझौता। अगर दो साइकिल सवार सड़क पर एक दूसरे से टकराकर गिर पड़ें तो उनके लिए यह लाजिमी हो जाता है कि वे उठकर सबसे पहले लड़ें, फिर धूल झाड़ें। ये पद्धति इतनी मान्यता प्राप्त कर चुकी है कि गिरकर न लड़ने वाला साइकिल सवार बुजदिल माना जाता है, क्षमाशील संत नहीं। एक दिन दो साइकिलें बीच सड़क पर भिड़ गईं। उनके सवार जब उठे तो एक दूसरे को ललकारा, अबे अंधा है क्या, दिखता भी नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, साले गलत साइड से चलेंगे और आंखें दिखाएंगे। पहले ने गाली का बदला उससे बड़ी गाली से चुकाकर ललकारा, जबान संभाल कर बोलना, अभी खोपड़ी फोड़ दूंगा। दूसरे ने सिर को और ऊंचा करके जवाब दिया, अरे तू क्या खोपड़ा फोड़ेगा, मैं एक हाथ दूंगा तो कनपटा फूट जाएगा। और वे दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए उलझने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी उन दोनों के बीच में आ गया और बोला, अरे देखो भाई, पहले मेरी एक बात सुन लो फिर लड़ लेना। देखो, तुम इसका सिर फोड़ना चाहते हो और तुम इसका, मतलब कुल मिलाकर इतना ही हुआ कि दोनों के सर फूट जाएं तो दोनों को संतोष हो जाए। तो ऐसा करो भैया, दोनों जाकर उस बिजली के खंभे से सिर फोड़ लो और लड़ाई बंद कर दो। बात कुछ ऐसा असर कर गई कि भीड़ हंस दी और वे दोनों भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनका समझौता संपन्न हो गया। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे साहित्य को आपके सामने ऑडियो के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं और इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये साहित्य पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।